इस पूरी स्टडी के दौरान अपन को एक बात क्लियर हुई कि अब इन स्प्लिटिंग के दौरान जो मेन फैक्टर है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका बहुत बड़ा रोल है ना। सभी में अपन ने इसको ध्यान से पढ़ा था। इसका मतलब है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसको वो किस टाइप से इफेक्ट होती है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले अपन इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। आप सब जानते हो कि कॉम्प्लेक्स में केवल दो ही चीजें होती हैं, एक तो मेटल और एक लिगेंड। इसका मतलब है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को एक तो मेटल का जो नेचर है, सेंट्रल आपका मेटल एटम या आयन जो भी है उसका नेचर इफेक्ट करेगा। दूसरा लिगेंड का नेचर भी इफेक्ट करेगा। तीसरी जो चीज है वो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कि अपन अभी अभी पढ़ के आ चुके हैं कि जैसे जैसे ज्योमेट्री चेंज हो रही थी वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही थी, है ना। ये तीन मेन फैक्टर हैं जो कि डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले यदि अपन सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, दूसरा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तीन चीजें हैं जो कि किसी भी मेटल एटम के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, है ना। किसी भी मेटल को अपन केवल इन तीन चीजों से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अपन इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे डेल वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये पहली बात है, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होगा। आप सब जानते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम किसी आयन की इंक्रीज करते हैं तो उस आयन का जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, सब जानते हो। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब है कि वो आयन उतने ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जिसका जितना ज्यादा जेड इफेक्ट वो उतने ज्यादा लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब लिगेंड को यदि कोई मेटल आयन मोर पावर से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो लिगेंड और मेटल के ऑर्बिटल्स की डिस्टेंस हो जाएगी कम, और डिस्टेंस कम होते ही क्या होगा, मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के डोनर एटम के ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें रिपल्सन स्टार्ट होगा, और रिपल्सन की वजह से डेल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अभी तक पूरी कहानी यही तो पढ़ते आ रहे हैं अपन कि रिपल्सन ही है जो कि एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, सबको क्लियर। इसका मतलब है कि यदि Fe+2 और Fe+3 की मैं बात करूं तो डेल वैल्यू है, डेल्टा जो है वो Fe+3 के लिए ज्यादा होगा। इसी प्रकार से CO+2 और CO+3 में से CO+3 के लिए ज्यादा होगा। वेनेडियम+2 क्रोमियम+3 में भी किसके लिए ज्यादा होगा, क्रोमियम+3। सबको क्लियर। अब सेकंड अपन बात करें सेंट्रल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम या आयन। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू घटती है। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है कि हमेशा हमें अफेक्ट को जानने के लिए केवल कैसे भी करके अप्रोच करके रिपल्सन फोर्स तक पहुंचना है, देन आपको सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बोल रही हूँ कि जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम या आयन के डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू कम होगी। कैसे? क्योंकि यदि डी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जेड इफेक्ट की वैल्यू हो जाएगी कम। जेड इफेक्ट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, वो मेटल लिगेंड को कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस
दोनों के बीच में ज्यादा होगी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ज्यादा होगी तो लगने वाला रिपल्सन फोर्स कम होगा। लगने वाला रिपल्सन फोर्स कम होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम। अपने आप ही स्प्लिटिंग कम हो पाएगी ना, दोनों में रिएक्शन जो रिपल्सन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है उसी की वैल्यू कम हो गई है। सबको क्लियर? तो यहाँ से अपन देखें कि कोबाल्ट भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आयरन भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन है जबकि कोबाल्ट में 7। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी आयरन Fe+2 की हायर। सबको क्लियर? अब जो लास्ट है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की साइज का बढ़ना। जैसे पीरियोडिक टेबल में अपन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है और वैसे वैसे एलिमेंट्स की साइज भी बढ़ती जाती है। एलिमेंट्स की साइज, यदि किसी एक मेटल की साइज बड़ी है तो लिगेंड को उसके पास आने में कम टाइम लगेगा ना। एक छोटा, यदि किसी एक स्पेसिफिक जगह तक लिगेंड पहुंच रहा है और 2 मेटल है, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो बड़े वाले के पास डिस्टेंस कम होगी ना, और डिस्टेंस कम देन रिपल्सन ज्यादा। रिपल्सन का मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग का मतलब डेल्टा की वैल्यू ज्यादा। सबको क्लियर? और ये यहाँ से आप देख सकते हो कोबाल्ट +3, रुबिडियम +3 और इरिडियम +3 की यदि मैं बात करूँ तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो रेगुलर इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबको क्लियर? ये थे किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के नेचर कैसे डेल्टा की वैल्यू को चेंज करता है। अब अपन बात करें लिगेंड की, कि लिगेंड का नेचर है वो कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हमें ये बात जाननी जरूरी है कि लिगेंड है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो कि मेटल के चारों ओर स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करने का मतलब है कि वो हमेशा मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग भी स्ट्रॉन्ग रूप से ही करेंगे। ठीक है? अब स्प्लिटिंग वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है? दूसरे जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड है उनकी स्प्लिटिंग पावर होती है वीक, और वो मेटल के चारों ओर वीक टाइप का क्रिस्टल फील्ड जनरेट करते हैं। अब उनकी स्प्लिटिंग पावर ही वीक है तो ऑब्वियसली और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम। जो जनरल या कॉमन लिगेंड्स हैं उनको उनकी स्प्लिटिंग पावर के बढ़ते हुए क्रम में यदि अरेंज किया जाए और उनके उस अरेंजमेंट से हमें जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को कहा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है? और यहाँ पर मैंने जो जनरल या कॉमन लिगेंड्स हैं उनकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाने की कोशिश की है। इसको अपन एक सरसरी नजर से देखते हैं, पता लग रहा है कि जो हेलोजन्स हैं उनकी स्प्लिटिंग पावर है वो सबसे कम है। दिख रहा है ना, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड स्टार्टिंग में ही आ गए हैं। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, देन अपन को समझ में आ रहा है कि वो लिगेंड जिनमें ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम काम करती है उनकी स्प्लिटिंग पावर हेलोजन्स की अपेक्षा ज्यादा होती है। उससे नेक्स्ट अपन मूव करें, देन अपन देख सकते हैं कि वो लिगेंड जिनमें नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम फंक्शन करता है उनकी स्प्लिटिंग पावर ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाई है। और आगे और मूव करें तो अपन को पता लग रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पावर जनरली किनकी होती है। ये एक कॉमन क्राइटेरिया है माइंड में याद करने का कि जिनमें कार्बन एटम एज ए डोनर काम कर रहा है उनमें जनरली सबसे हाई टाइप की स्प्लिटिंग पावर होती है। फिर भी आपको ये सीरीज हमेशा याद रहनी चाहिए। ये मोस्ट कॉमन लिगेंड्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है? लेफ्ट टू राइट
बढ़ जाने पे स्प्लिटिंग पावर बढ़ रही है और उसी के साथ में डेल्टा वैल्यू भी बढ़ रही है। सबको क्लियर? और ये सीरीज है क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लास्ट में अपन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स तो अपन पहले से पढ़ के आ चुके हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी वो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के लिए सबसे कम थी, उससे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए थी और सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, है ना? ये अपन जब स्प्लिटिंग पढ़ी थी उसमें देखा था। साथ ही जो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल से इस टाइप से रिलेटेड रहती है। डेल्टा टी इक्वल टू होता है 0.45 डेल्टा ओ और डेल्टा एस की बराबर होती है 1.3 डेल्टा ओ के। ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। सबको क्लियर? और इनमें आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है? अब अपन ने जब